बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। मेरी तरफ से तमाम सुनने और देखने वाले मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 जून 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का। आज आपका वीकेंड होगा, लेकिन ख्याल रखना है 7 मुहर्रम भी है। वीकेंड आप रिलैक्स होकर गुजारें। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ पाकिस्तान से, तो इस वक्त पाकिस्तान का जो म्यारी वक्त है सुबह के 8:30 बजे हैं। आज हस्बे मामूल हमारे 4 मुद्दे हैं और कुछ खबरें हैं। मैं बार बार आपसे दरखास्त कर चुका हूं कि ये हमारी गपशप होती है, ये एक हमारी बैठक होती है जहां पे हम जो है वो मुख्तलिफ जो मुआशरे की जो है ना कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, या कौम में जो कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, और खासकर जो हुक्मरानों के लक्षण हैं, उनको हम एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आज हमारे 4 मुद्दे हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को बताना है कि कौम की ताकत क्या होती है। दुनिया की कोई भी फौज वो जंग नहीं लड़ती, ना लड़ सकती है, ना जीत सकती है। हाँ, उसकी पुष्ट पर अगर कौम खड़ी हो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। आपको याद होगा अच्छी तरह जंग खंदक, मेरा ख्याल है जंग खंदक का वाकया है कि जब सहाबा ने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे, पूरी कौम साथ खड़ी थी, और फिर क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। ये हम जनरल आसिम मीर साहब को बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौम को दूर न करें। जो दूसरा हमारा मुद्दा होगा कि पाकिस्तान एक ऐसे कुएं की जो है वो शक्ल अख्तियार कर गया है जिसमें एक सूअर गिर पड़ा था। उस सूअर के गिरने के बाद क्या हुआ, मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह है। तीसरा मुद्दा हमारा होगा कि अगर अक्लमंदी सीखनी है तो जो है वो आप अपने जर्नैलों से सीखें। इसको हमने पहले मुद्दे के साथ मिला के देखना है कि इन्होंने कितनी अक्लमंदी के साथ अपनी कौम को अपने आप से न सिर्फ दूर किया, बल्कि दिन ब दिन ये दूर होती चली जा रही है। और आखिरी मुद्दा हमारा होगा कि सोशल मीडिया पे एक लेफ्टिनेंट जनरल का जो है ना वो कुत्ता मर गया है और कोहराम बरपा है। ये कौन सी जर्नल है और अभी तक शोक का ऐलान क्यों नहीं किया गया। इसके मुकाबले में जो है वो एक 9 साल या 11 साल की बच्ची जिसके पास ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट था, उसको 11 गोलियां मार दी गई। वो भी बहरहाल सोशल मीडिया पे है, लेकिन जो जनरल साहब का कुत्ता है उसने भी धूम मचा रखी है और अफसोस के पैगामात जो है वो जारी हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपके सामने दुनिया भर से और पाकिस्तान से कुछ खबरें जो है वो रखनी है। मसलन पहली खबर ये है कि जो मुआहदा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो उसको सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको एक दफा कहा था कि जब तक एक सहूनी भी यहूदी भी सांस ले रहा है तो आप समझें कि वो सांस साजिश के लिए ले रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है जेरेड कुश्नर, वो यहूदी है। उसकी बीवी ट्रंप की बेटी वो भी यहूदी हो चुकी है, और जेरेड कुश्नर का जो बाप है वो बड़ा जो है ना जाना माना यहूदी है। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये मुआहदा जो है ये सबूताज हो। लबनान पे बेतहाशा बमबारी हुई, लेकिन फिर मुदाखलत हुई कतर की और अमेरिका की। तो अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और इजराइल में भी फायरबंदी हो गई है। हमारी दुआ है कि ये कायम रहे। बहरहाल इजराइल इसको सबूताज करने की कोशिश वो करता रहेगा। अब देखना, एक साबिक अमरीकी सफीर हैं और चेस फ्री या चास फ्री उनका नाम है, वो कहते हैं कि जो इजराइल है वो अब एक मुकम्मल तौर पे तखरीबकार का रूप धार चुका है। उसका काम तखरीबकारी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इसका आप प्रोफाइल चेक कर लें कि ये कब से जंगों में है, कब से ये जंगें कर रहा है, कब से ये इंसानों को कत्ल कर रहा है, बच्चों की नस्ल कुशी कर रहा है, फलस्तीनियों को मार रहा है। एक इंतहाई हैरत अंगेज सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक
गजा में जो औसत उम्र है वो 75 साल से कम होकर 35 साल हो गई है, कि वो बड़ी मुश्किल से 35 साल पूरे करते हैं। उनको मार दिया जाता है, उनके पास खुराक नहीं होती, उनके पास पनाहगाह नहीं होती, उनके पास पानी नहीं होता, लिहाजा वो 35 साल की उम्र तक, अब आप अंदाजा करें कि 35 साल में जब बंदा भरपूर जवान होता है, तो ये बेंजामिन नेतन्याहू की मेहरबानी है कि उसने 75 साल से जो है वो 35 साल गजा में औसत उम्र कर दी है। और इसका इजहार किया है साबिक अमरीकी सफीर ने कि ये तखरीबकार है। उसके बाद जो अगली जो है ना वो खबर है वो ये कि ईरान के साथ डील के बाद वो दरार नजर आ रही है अमेरिका और इजराइल में। और यकीन करें कि अमेरिका अगर होश के नाखून ले तो उसकी बदनामी में ज्यादा हाथ इजराइल का है, क्योंकि अमेरिकी सदूर ने, मैंने आपको बताया कि ये क्रिश्चियन है ना, ये खुद तारीख का मुताला कर लें कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर तशद्दुद किसने किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी की सजा किस जज ने दी, ये खुद मुताला कर लें, इनको पता चल जाएगा। ये जिस पैगंबर को मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हम तो सारे पैगंबरों को मानते हैं। तो बहरहाल अगर अमरीकी जो है इस फसादी टोले को और इन तखरीबकारों को, जिस तरह JFK की पॉलिसी थी उसी तरह अगर ये उनको जो है ना फासले पे रखें, उनको शटअप कॉल दें, तो हो सकता है कि दुनिया में जो है वो अमन भी आ जाए। पाकिस्तान में एक चीज बड़ी डिस्कस हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान का अलमिया बन चुका है, यानी सिफारिश। एक खातून है, फुटबॉल की तरह उसका जो है ना मुंह है, मुंह तो खैर अल्लाह ताला ने बनाए हैं, लेकिन आंतों की वजह से ये अलामती तौर पे कहा जाता है। नाम है उसका शिजा फातिमा। ये सिफारशी पहले बनी, असम्बली की रुकन बनी, फिर वजीर बन गई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत इसको फरमाइश पे मिली। इसने एक बिल पास करवाया कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां ये जहां भी टावर लगाना चाहेंगी तो वो घर इनकार नहीं कर सकेगा, और अगर इनकार करेगा तो 5 करोड़ उसको मंथली जुर्माना होगा। ये लोगों की जायदाद पे, लोगों के प्लाटों पे कब्जा करने का एक नया तरीका था। यानी हमें उम्मीद है कि पहला टावर जाती उमरा में लगेगा और नवाज शरीफ और उसके टब्बर को घर से बाहर निकाला जाएगा। वो बड़ी जबरदस्त जगह है। लेकिन जब इसको पता चला, लोगों ने बताया, अब नजम सेठी कहते हैं कि इसने बहुत माल खाया है, इस शिजा फातिमा ने, इसने बड़ा माल पकड़ा है जो है ना वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से। आपको पता है कि ये कंपनियां अवाम को किस तरह लूट रही हैं। आजकल इनके रेट्स चेक कर लें, जो पैकेज किसी दौर में 500 का लगता था वो अब 2000 का लगता है। और इनके इतने हिडन चार्जेस हैं, इतने हिडन चार्जेस हैं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है ना, पूछने वाला कोई नहीं है। जो कार इंडिया में 2 लाख की है वो पाकिस्तान में जो है ना वो 18 लाख की है, क्योंकि ऊपर तक हिस्सा जाता है, माल ऊपर तक पहुंचता है। तो यहां पे उन्होंने माल खिलाया इसको। वैसे भी कल परसों आपको रिपोर्ट किया कि एक खातून वजीर, उसने मेफेयर में 2 अरब का अपार्टमेंट ले लिया है। अब पता नहीं ये है फुटबॉल के मुंह वाली या वो डड्डू चार्जर है, कोई भी है, इन्हीं में से है, इन्हीं में से। तो नजम सेठी टीवी पे बैठ के इस तरह इशारे कर रहे हैं कि माल खिलाया कंपनियों ने। ये हालत है इस मुल्क की। इसको अब पूछने वाला कोई नहीं है। शिजा फातिमा को इमरान खान की घड़ी, इमरान खान का तोशा खाना, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। और जो है ना वो बिल जो है वो पास हो गया कि आपकी जायदाद पे जो है वो कब्जा किया जा सकता है। बहरहाल जहां अगली खबर, ये अब पता नहीं कैमोफ्लाज किया है या क्या, लेकिन बजाहिर तो अच्छा लग रहा है। वो ये कि सुहेल आफरीदी ने बिल आखिर खसारे का बजट जो है वो पेश कर दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि आप सरप्लस क्यों देते हैं, आपके पास सरप्लस पैसे हैं तो आप लोगों पे लगाएं, कबायलियों पे लगाएं, गरीबों पे लगाएं। वफाक को क्यों सरप्लस बजट देते हैं, बिल्कुल इनकार कर दें। और अगर सुहेल आफरीदी चाहें कि इमरान खान से मुलाकात हो, सुहेल आफरीदी चाहें इमरान खान बरी हो या बाहर हैं, तो कैसे हो सकता है कि 4.5 करोड़ का सूबा वो इमरान खान को बाहर न निकलवा सके, इमरान खान से मुलाकात न करवा सके।
میرا چیلنج ہے, آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی نائک, جس میں انل کپور کو ایک دن کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے سہیل آفریدی 10 دن کے لیے وزیر اعلیٰ بنائیں, یا عمران خان باہر ہوگا اڈیالہ سے یا اڈیالہ کے باہر, میں محمود نیادی اپنے اوپر پیٹرول ڈال کر اپنے آپ کو عہد وزیر اعلیٰ آگ لگا لوں گا. پتہ تو چلے گا نا دنیا میں, پتہ تو چلے گا. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا, تو مارے جاؤ نا. وہ تو ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, وہ 2 ٹکے کا شفیع جان, اس کے لیے ایک بندہ دروازہ کھولتا ہے کالی گاڑی کا, قیمتی گاڑی کا, اور وہ باہر نکلتا ہے اور جو ہے نا وہ ٹک ٹاکیں بنواتا ہے. آپ کو بھی لت لگ گئی ہے ٹک ٹاکوں کی. وہ محسن نقوی کی رشتہ دار پولیس والی کو دیکھ کے یا پنجاب کی مکھیہ منتری کو دیکھ کے مرے نا عشق عمران میں, کیوں نہیں مرتے؟ کیوں عہدے انجوائے کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ سٹیپ اچھا ہے. وفاق کو پیسے بھی نہ دیں, بالکل پیسے نہ دیں کہ نہیں دیتے, جو کرنا کر لو, کرنا جو کر لو. حکومت چلی جائے گی, چلی جائے. گرفتاری ہو جائے گی تو مرو نا, گرفتار ہو, جیل میں جاؤ. باہر کون سی واسکٹیں پہن کے پھر رہے اور کالیاں نہ کر کے تم عمران خان بن جاؤ گے, لانتی ہو. دو نا گرفتاریاں, اور یہ گرمیاں کاٹو جیل میں. بندہ 4.5 کروڑ کا وزیر اعلیٰ ہو, اور اوریجنل وزیر اعلیٰ ہو, اوریجنل, نقلی نہیں, ووٹ پڑے ہوں خان کو, اور خان باہر نہ آئے. کہاں پہ لکھا ہے یہ گولیاں کسی اور کو دیں؟ ہاں, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, یا سسٹم کو فیسیلیٹیٹ, تو سسٹم آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جن جرنیلوں کی آپ بغلیں سونگ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوئی ایک بات پورا کر رہے ہیں تو بند کریں نا, صوبہ بند کریں. وہ تو کے پی کے والے ایسے لوگ ہیں, وہ بھوکا بھی گزارا کر لیں گے. بہرحال یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ سٹیپ اچھا ہے, وفاق کو پیسے نہ دیں. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے ہی کاٹ لیے ہیں, کیونکہ یہاں پہ وہ ایک بڑا خوبصورت انڈیا کی غزل ہے نا, سبھی نے لگایا ہے چہرے پہ چہرہ, کسے یاد رکھیں کسے بھول جائیں. ان سانپوں کے 4 چہرے ہیں, 5 چہرے ہیں, جھوٹے ہیں, ان کو لت لگی ہوئی ہے اقتدار کی. بہرحال اگلی بات پہ چلتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ پورا ریلیف نہیں دیں گے. پیٹرول پہ 258 روپے یا 56 روپے قیمت تھی پیٹرول کی جب جنگ شروع ہوئی, لیکن پھر بھی انہوں نے 300 پہ رکھی. لیویاں ان کے ہاتھ میں. وہ ثناءاللہ خان کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑے جو ہے نا وہ رپورٹر ہیں اور معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرانی قیمتوں کو بھول جائیں کہ حکومت پرانی قیمتوں پہ آئے گی. اب تو حکومت کو مزہ آیا ہے. جس طرح صدیق جان نے کہا کہ نواز شریف دوستوں کو کہتا ہے کہ حکومت کرنے کا مزہ تو اب آیا ہے جب اپنے باپ دادا کا کام شروع کیا ہے گجروں والا. کندھے پہ پرنا, منہ میں بیڑی, کان میں عطر کا گڑواں. اب مزہ آیا سیاست کرنے کا. پہلے تو میں پاگل تھا, یہ ہن مزہ آیا ہے. جب سے بغیرت ہوئے ہیں ہن مزہ آیا ہے سیاست کرنا. تو ان کے تو ہاتھ میں خزانہ آ گیا, انہوں کو تو ہن مزہ آیا ہے. وہی جو ہے نا 299 پہ یا 298 پہ پیٹرول کو لے آئے, ادھر سے لے بھی بڑھا دی, قیمت پھر کم نہیں کی. بین الاقوامی منڈی میں اب سنا ہے کہ 75 روپے پہ آ گئے پر بیرل. امریکہ میں قیمتیں گر گئی ہیں پیٹرول کی, یعنی دنیا میں جو براہ راست جنگ لڑ رہا تھا وہاں پہ قیمتیں گری ہیں. لیکن انہوں نے حسب معمول جو ہے وہ ہاتھ کیا ہے قوم کے ساتھ, اور ہاتھ آپ جانتے ہیں. اب ہم جو ہے نا وہ یہ مدعا ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی عقل مندی سیکھنا چاہے تو وہ پاکستانی جرنیلوں سے سیکھے. کس طرح, کتنے عقل مند ہیں یہ جرنیل. پہلے بلوچستان ایوب کے دور سے, پھر کراچی, حیدرآباد. آپ نے دیکھا یہ جون تھا جب آپریشن ہوا تھا, جنرل آصف نواز, جنجوعہ, جی ایم سید, سو. پھر خیبر پختونخوا ہم نے تو کم از کم ہوش سنبھالا ہے. تو کبھی وہاں پہ جہاد ہو رہا ہوتا ہے, کبھی وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہوتی ہے. پھر پنجاب کے عوام پہ ظلم کر کے ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت کے بیج بوئے. پنجاب بقایا تھا 78 سال میں, پنجاب کی باری نہیں آئی تھی. 9 مئی کو
पंजाब की बारी भी आ गई और पंजाब के साथ इन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ कर दिया, जो कुछ कर रहे हैं, आज फिर डॉक्टर जास्मिन राशिद और जो लोग कोर्ट लखपत में हैं उनको 10-10 साल की सजा सुना दी जाएगी, कोई गाड़ी जलाने के जो है ना वो जुर्म में। जास्मिन राशिद ने गाड़ी जलाई है। बहरहाल, और अब जीबी में अवामी मैंडेट छीन के और आजाद कश्मीर में कत्लो गारत करके उन्हें भी नफरत पे मजबूर कर दिया है। जीबी और आजाद कश्मीर बकाया थे तो बड़ी खूबसूरती के साथ उनको भी लपेटे में ले लिया है और अपने लिए जो है वो नफरत कमाई है, अपने लिए गुस्सा कमाया है। अगली जो है ना वो खबर पे चलते हैं। ये एक इंकशाफ हुआ है, यहाँ बात होती रहती है ना करप्शन की, वार्डा कहता है फाइलें मौजूद हैं, उनका फोरेंसिक हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। आपको पता है पनामा के सारे अकामे कौन लाया था? पता है आपको? एक दिन पहले भी मैंने बताया था। पनामा के अकामे निकाले थे DGMI मेजर जनरल आसिम मुनीर साहब ने, जो उस वक्त मेजर जनरल थे और इसके MI के DG थे, उन्होंने इकामे निकाले थे। तो आसिम मुनीर को पता नहीं था इकामा होल्डर है, इकामा क्यों रखा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और फिर किन को लाया गया? ये तो एक ऐसी पॉलिसी है जो सुपर ह्यूमन है, यानी आम पाकिस्तानियों की समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं कि हम जो भी कहते हैं, वो एक ईमान आई थी फौजी लड़की कॉलेजों में कि फौज जो कुछ करती है, जो कुछ वो मुल्क के मफाद में करती है। मसला ये है, हमें समझ नहीं आता। मसला ये है 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन चोरी किया गया, उसमें मुल्क का क्या मफाद था बताएं? पूरी कौम ने एक फैसला दे दिया। वो कहते हैं, अब इन समझ नहीं आती, कश्मीर में मुल्क की मफाद में हो रहा है डांगा सोटे, किस तरह हमें समझ नहीं आती। ये कहते हैं कि हर चीज मुल्क की मफाद में होती है। DHAs आमों के पेड़ और बागात काट के बनाए जा रहे हैं, कौमी मफाद है, मुल्क की मफाद है। हमें समझ नहीं आती। हम इतने गए गुजरे और इतने जायल हैं कि हमें इनको समझ आती है। तो उन लोगों को ले आए जिनके पनामा निकाले खुद जन साहब ने, और उनको जो है वो इक्तिदार में जो है ना वो ले आए। अब जो अगली बात हमने करनी है, वो हमने करनी है कि लेफ्टिनेंट जनरल DG ISPR साहब का बड़ी बातें करते, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, बड़े महंगे पढ़ रहे हैं, आसिफ गफूर साहब। एक ड्रामा लगा था इस पे TV पे, ऐद वफा, वो बड़ा ISPR ने ड्रामा बनाया था और उसमें जो है ना वो काफी मकबूल हुआ। उसमें एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते का नाम होता है जोरो, बड़े बड़े बालों वाला ऑरेंज कलर का कुत्ता। वो कुत्ता असल में जो है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का होता है असल में। यानी इनके कुत्ते भी हीरो हैं और अदाकार हैं और अच्छे अदाकार हैं। वो उस ड्रामे में होता है कुत्ता जोरो। बहरहाल, अब वो जोरो जो है वो मर चुका है और सोशल मीडिया पे पैगामात आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे जनरल साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मैंने वफादारी जोरों से सीखी, साथ किस तरह देते हैं वो मैंने जोरों से सीखा। जाहिर है आपने जोरों से ही सीखना होगा, कौम के साथ तो आपका जो रवैया है, वरना कौम भी वफादार है, कौम भी इतनी माड़ी नहीं है। बहरहाल जोरों से आपने बहुत कुछ सीखा। और उनका असल दुख ये है कि जो है ना वो जनरल साहब खुद दूर है। ये उन्होंने जो है ना वो किया है, अफसोस का इजहार किया है कि जो सफर आखरत है
जो है ना वो जोरों का, उसमें वो शरीक नहीं हो सके, अपने हाथों से उसका क्रियाक्रम नहीं कर सके, ये क्रियाक्रम होता है, ये जो है ना जनरल साहब ने इसका अफसोस किया। तो हमारी जो दरखास्त है, हमारी दरखास्तें जो है वो सुनता तो कोई नहीं है। दरखास्त हमारी ये है कि अगर 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया जाए और कौमी परचम सरनगू कर दिया जाए, क्योंकि ये जो आम लोग हैं जिनको जो है ना सीसीडी मारती है, या जो इस तरह ये मारे जाते हैं पुलिस मुकाबलों में, या जो लुट जाते हैं, तो वो तो आपको पता है कीड़े मकोड़े हैं उनकी तो। लेकिन जनरल साहब का जो कुत्ता था वो तो जनरल साहब को कुत्ता था, जनरल साहब तो जनरल साहब, जनरल साहब को कुत्ता भी जनरल साहब, यानी वो ड्रामों में काम करता था। तो बहरहाल ये आसिफ गफूर साहब का कुत्ता जो है वो मर गया है। तो मैंने कहा कि जरा मिल के इस पे हम भी तादियत कर लें। मुझे पता है काफी लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं। बहरहाल सबर 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 का दामन हाथ से न छोड़ें। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है ना वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब कौन है? ये नून लीग के वजीर खजाना किसी दौर में रहे हैं, कराची से इनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि जी मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि बैन अल-अक़वामी तौर पे फील्ड मार्शल जो है वो बहुत मशहूर हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। एक इंडिया के साथ वो 5.5 दिन की जंग जिसके बदले हमारा पानी बंद हुआ, और दूसरा ईरान अमेरिका सालिसी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि अगर मुल्क में देखा जाए, जनरल साहब की अगर हम मकबूलियत को कबूल करते हैं तो फिर इमरान खान जो है ना वो मुल्क में मकबूल है, उनसे ज्यादा कोई मकबूल नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जिस तरह मुल्क को चलाया जा रहा है, इस तरह तो परचून की दुकान नहीं चलती। ये तो हम कब से कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, आप इसी हुकूमत में थे, इस तरह परचून की दुकान भी नहीं चलती जिस तरह ये मुल्क चलाया जा रहा है। 8,000 अरब, एक हिंदू रुकन कहता है कि 8,000 अरब तुम लोगों ने सूद देना है, और शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो। इस मुल्क में बरकत आएगी, इस मुल्क में खैर आएगी कि 8,000 अरब पहले रख दिया गया है कि ये हमने सूद देना है। जो कौम के नाम पे पैसे लेके अयाशियां की गई, जो महल्लात खरीदे गए, जो है ना DHAs बनाए गए, और जो बाहर मुंतकिल किए गए। आपको मैंने पहले बताया कि 750 अरब रुपए का इंकशाफ हुआ है, बैंकों में मौजूद हैं। एक तो उनके बंदे ढूंढे जा रहे हैं कि ये किन के हैं, ठीक है। 1 रुपया उन पे टैक्स नहीं दिया गया। वो किसके हो सकते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया था, फ्रंट मैनों के, माली, पापड़ वाला, फलूदे वाला, पान वाला, ये उनके हो सकते हैं। ये उधर दुल्ले से काम शुरू हुआ था जाति उमरा में। इसी तरह ये भड़वागिरी इन 2 खानदानों का तुरा इम्तियाज है। हामिद मीर को जरदारी कहता है टीवी पे बैठ के कि पापड़ वाले ने जमा कराए हैं तो पकड़े पापड़ वाले को। चेयरमैन नैब की क्या मजाल है कि मुझे हाथ लगाए? यूट्यूब पे निकाल लें, जरदारी कह रहा है चेयरमैन नैब की क्या मजाल है कि मुझे हाथ लगाए। बताएं, ये वो लोग हैं। 150 अरब बैंकों में पड़ा है, उस पे वो जबरदस्त 750 अरब पे कितना सूद बनता होगा मंथली, वो भी ले रहे हैं। और गुमनाम है तकरीबन 6,000 बंदा है, कह रहे हैं 6,000 से 8,000 बंदा है, 750 अरब रुपया पड़ा है। तो परचून की दुकान भी ऐसे नहीं चलती। बहरहाल हम अब डिस्कस करेंगे कि जो हमारा दूसरा मुद्दा है कि ये मुल्क जो है वो कुआं कैसे बना, कुआं, और हमारी क्या सूरत हाल है। एक किसान ने मुर्दा सूअर एक सूखे कुएं में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद 70-80 चूहे उस सूअर की बदबू से खिंचकर कुएं में जा गिरे। उनके लिए ये आसान ग़िज़ा थी। उन्होंने मिलकर सूअर को खाना शुरू कर दिया। लेकिन असल मुश्किल तब शुरू हुई जब खाने के बाद उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद भी उस कुएं में फंस चुके हैं। दिन गुजरते गए, खाना खत्म हो गया, भूख ने शिद्दत पकड़ ली। चंद दिनों में वो कुआं जहन्नुम बन गया।
जिंदा रहने के लिए चूहों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और फिर उन्हें खाना शुरू कर दिया, एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गए। अगले महीने उस कुएं में सिर्फ एक मोटा ताजा तगड़ा चूहा बचा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। इतने में किसान वापस आया। उसने कुएं में एक रस्सी डाली और उस चूहे को बाहर निकाल लिया और फिर खेत में छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि क्या किसान को उस चूहे पर रहम आ गया? हकीकत को छोड़े, वो चूहा मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो अपनी ही जिन्स को खाने का आदी हो चुका था, इसलिए अब वो अनाज नहीं खाता था। खेत में जाते ही वो पागल हो चुका था और दूसरे चूहों का शिकार करने लगा। और यही है असल डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कंट्रोल, जहां ऊपर बैठे लोग खुद कभी नहीं लड़ते, बस ऐसा माहौल बना देते हैं कि नीचे वाले लोग आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दें। पिछले चंद साल से एक निजाम तेजी से ज़वाल पजीर हो रहा है। एक दूसरे को पंजाबी, सिंधी, पठान, सराइकी, बलोच, कश्मीरी, गिलगिती, मुहाजिर कहकर काटा जा रहा है। मुआशी तौर पर महंगाई ने इंसान को हैवान बना दिया है। इखलाकी तौर पर झूठ, धोखा, रिश्वत और करप्शन आम हो चुकी है। आज मेरे मुल्क का मामला उस कुएं जैसा हो चुका है जहां अवाम एक दूसरे को नोच कर खा रही है। हम अपने असल दुश्मन को भूलकर अपने ही पड़ोसी, अपनी ही नस्ल और अपने ही मजहब के लोगों को दुश्मन समझ बैठे हैं। और जो ऊपर बैठी इशराफिया है, बड़े लोग हैं, अपने ऐशो आराम में मसरूफ हैं, हमारी लड़ाइयों पर हंसते हैं और नए मुर्दा सूअर फेंकने का इंतजार कर रहे हैं। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, इत्तेहाद करो, असल दुश्मन पहचानो, वरना यही हमारी कहानी है और यही हकीकत है। यकीन करें कि ये लड़वाते खुद हैं, खुद लड़वाते हैं। मैंने आपको कार्ल मार्क्स का बताया था कि ये जो गुर्बत है ना, ये रियासतों की पैदा करता है, रियासतों की, ये इनकी पैदा करता है, ये अल्लाह की पैदा करता नहीं है। मौलवी तुम्हें यही कहता है, सब्र शुक्र। लेकिन आज अगर जो वसाइल हैं रियासत के वो बराबर बांटे जाएं, अगर जो बलोचिस्तान की गैस है, बलोचिस्तान की मादनियात हैं, जो गवादर की आमदनी है, वो सारी बलोचियों को दी जाए, बलोच गरीब रहेंगे। केपीके की जो मादनियात हैं, केपीके का जो रेवेन्यू है, केपीके का जो टूरिज्म है, वो सारा केपीके के हवाले किया जाए, केपीके गरीब रहेगा। पंजाब में जो किसान है उसको फैसिलिटेट किया जाए, वो जम के फसलें उगाए, पंजाबी गरीब रहेंगे। सिंध तो आपको वैसे भी पता है कि कराची हब है कारोबार का, सिंध तो पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन ये ऊपर बैठे हैं। जब सूर खत्म होता है खा खा के, तो वो चूहा कैसा बन जाता है? ये हर पाकिस्तानी बना हुआ। कसम खुदा की, रोड पे किसी के साथ बात करें वो आपको काटने को दौड़ता है, वो आपको छुरा मारने को दौड़ता है, वो आपको फायर मारने को दौड़ता है, क्योंकि वो चूहा बन चुका है। वो जो हर पाकिस्तानी वो चूहा बन चुका है, वो आदमखोर बन चुका है और उसको बनाया गया है। लड़ो, इतना देते हैं कि बंदा अपनी जिंदगी या सांस की डोर बरकरार रखे, हमारी तरफ ना आए, वरना ये भूखे नंगे उधर रुख करें तो क्या बचेगा। लेकिन ये एक सूर फेंक देते हैं कुछ अरसे बाद कुएं में, और फिर उसके बाद जो है ना अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है शबर जैदी, ये बड़ी अजीबो गरीब और खुली ढुली बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जो पिंकी है वो मेरा मसला नहीं है, ना वो गरीबों का मसला है, लेकिन उसे जानबूझ के हाईलाइट किया जा रहा है। वो 10,000 की एक खुराक बेचती थी, एक खुराक। अब मैं कहता हूं कि उस पिंकी को आजाद होना चाहिए था। ये इनके बच्चे मारती, इनके एक सेनेटर की बच्ची मरी भी है, एक सेनेटर की बच्ची मरी भी है इसी से, इनके बच्चे मारती,
ان کو پتہ چلتا وہ چوہے کی طرح. لیکن کتنے سیانے ہیں, اس کو جیل سے نکالنا بھی چھوڑ دیا, عدالت جیل میں لگے گی. کیوں؟ وہ نام لیتی تھی, راجہ پرویز اشرف کا نام لیا اس نے, وہ تو نام لیتی, انہوں نے جیل میں کہ ادھر ہی ٹرائل ہوگا, ادھر جس طرح عمران ہے, بڑے سیانے ہیں, بڑے, انہیں کی اولادیں لیتی ہے نا. وہ ایک ایک دن میں کراچی کی روڈوں پہ 20-20 لاکھ روپے بانٹ دیتی, وہ پنکی, تو انہیں کی اولادیں لیتی ہیں. میں کہاں سے لوں 10,000 کی ایک خوراک؟ تو شبر زیدی کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ہمارا کیا مسئلہ ہے, ہم تو کہتے ہیں دیں ان کو, ان کی اولادوں کو دیں, پتہ چلے ان کی والدین کی کمائی کا پتہ چلے کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کس پہ لگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پنکی میرا مسئلہ نہیں ہے, نہ غریبوں کا مسئلہ ہے. آخری خبر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جو بلوچی ہیں محمود خان اچکزئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف برابر کا سمجھیں, ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے, خیرات نہیں چاہیے. ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ بلوچستان کے وسائل سارے بلوچوں کو دیں, سارے امیر ہو جائیں گے. اسی طرح ہوتا ہے دنیا میں, اسی طرح ہوتا ہے. لیکن بلوچوں کا حال آپ کے سامنے, پھر وہ لڑتے ہیں, پھر وہ غصہ کرتے ہیں. ظاہر ہے لڑنا چاہیے, غصہ کرنا چاہیے. بارک بلوچ نے کیا کیا جو جیل میں ہے, کیا کیا اس نے, یہی آواز اٹھائی ہے, وہ جیل میں ہے. تو محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ ہمیں برابر کا سمجھیں, ہمیں زکوٰۃ نہ دیں, ہمیں فطرانے نہ دیں, ہمیں اپنے وسائل دیں, چاہے وہ سوئی گیس ہے, چاہے وہ معدنیات ہیں. اب جو ہمارا مدعا ہے, قوم کیا کرتی ہے, قوم, اور قوم کس طرح معجزے, جس قوم کو جرنیل جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں, یہ قوم کیا کرتی ہے. یہ ہے عوامی جمہوریت کی طاقت. جب مسلمانوں کی عسکری طاقت اللہ پر بھروسہ کر کے عوامی حکمرانوں کی پشت پر کھڑی ہو کر اپنی قوم کو طاقت دیتی ہے, تو اللہ کی مدد سے امریکہ جیسی سپر پاور بھی, جس نے 40 سالوں سے پابندیاں عائد کر رکھی تھی, وہ بھی عارضی طور پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. آپ کے سامنے ہوا, لوگ اسے معجزہ قرار دے رہے ہیں. اور ایران نے بیک جنبش قلم کھربوں روپے بغیر IMF یا ورلڈ بینک کی مدد کے کما لیے. کوئی سود نہیں, کچھ نہیں, ساڈا حق اتھے رکھ, کڈو, دیں گے. عرب امارات نے کہا دیں گے, قطر نے کہا دیں گے, کیوں نہیں دیں گے جی. یہ ہی طریقہ کار عمران خان نے بائیڈن کے ساتھ اپنانا چاہا, لیکن مغرب کے اطاعت گزاروں نے اسے ناکام کر دیا. بالکل یہی پالیسی تھی ایران اور عمران کی, بالکل یہی پالیسی تھی. اور عمران تو علی خامنائی سے بھی مل چکے تھے, حسن روحانی سے مل چکے تھے, ایران کا تفصیلی دورہ کر چکے تھے, ان سے بہت کچھ حاصل کر چکے تھے. اور اب ایک نیا انکشاف آیا ہے کہ عمران خان جیل میں ایک ایسا ماسٹر پیس لکھ رہے ہیں, جب وہ باہر آئے گا نا, باہر تو لگ پتہ جائے گا لوگوں کو. وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نوجوانوں کو راستہ دکھانے کی کتاب لکھ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا کہاں سے راستہ نکالنا ہے. یہ دیکھیں نا ایرانیوں کو, یہی عمران نے بائیڈن کے دور میں کرنا چاہا. تصور کریں اگر آج ایران کی جگہ پاکستان ہوتا تو ہماری معیشت اور طاقت کہاں ہوتی. ایٹمی ملک ہے نا, میزائل پروگرام. لیکن ہم تو اس وقت طاقتوروں کے لیے میز کرسی کو اپنی عزت سے صاف کر کے, اب کپڑے سے نہیں, اپنی عزت سے صاف کر کے بچھانے پر خوش ہو رہے ہیں. یہی ہماری اوقات ہے کہ ہم نے کرسی بچھائی ہے, ہم نے میز بچھایا ہے, اس بات پہ خوش ہیں. یاد رکھیں اللہ پر قوم کو
इज्जत के साथ अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका जरूर देता है। हमने मौका गंवा दिया। ईरान को मौका मिला, उसने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और फायदा उठा लिया। ये सूरत हाल मुसलमान हुक्मरानों के लिए लम्हे फिक्रिया है। आज भी वक्त है कि हम अपनी तमाम पॉलिसियां तब्दील करें, हार्ड स्टेट के बजाय वेलफेयर स्टेट बनाने का ऐलान करें, क्योंकि वेलफेयर स्टेट को इस्लाम ने पसंद किया है, जबकि जुल्म और सख्ती के निजाम को अल्लाह ने नापसंद करते हुए इशारा फरमाया है कि जालिमों की तरफ माइल न हो, वरना तुम्हें भी दोज़ख की आग छू लेगी। सूरह हूद आयत नंबर 112। तुम भी आग में जलाए जाओगे, जिस तरह लोगों को जला रहे हो ना हार्ड स्टेट के नाम पे। कौम बड़ी ताकत होती है। और फिर 25 करोड़ 20 लाख की कौम, और फिर 60% नौजवानों की कौम, कितनी बड़ी ताकत है। ये आपके पीछे खड़ी हो जाए, अभी आपके पीछे कौन खड़ा है? चंद ठग, करप्ट, बेवफा, लानती खानदान, जिनको आप खुद लाए हैं, और आपके पीछे कोई नहीं खड़ा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।